नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा बोल रहा हूँ और शोध प्रकल्प के अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन समारोह में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इस उद्घाटन समारोह के इस YouTube एपिसोड में अभी आपको हमारे उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय, कुलपति शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रशासन संस्थान कोलकाता संबोधित करेंगी और इसके साथ ही हमारे 3 विषय विशेषज्ञ भी इसमें इस एपिसोड में शामिल हैं। उनका भी व्याख्यान आप सुनिए। आप सबका स्वागत करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय का और हमारे विषय विशेषज्ञों का। नमस्कार। सभी श्रोता बंधुओं को मेरा नमस्कार। मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर के श्रीलाल वर्मा जी, कुलपति रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, विशिष्ट वक्तागण एवं आयोजक समिति को मेरा सादर अभिवादन। विशेषकर डॉक्टर संदीप अवस्थी जी, डॉक्टर सुधीर शर्मा जी एवं डॉक्टर दिशा शर्मा जी को मेरा हार्दिक आभार एवं साधुवाद कि उन्होंने इतने समयोपयोगी और प्रासंगिक विषय साहित्य, शिक्षा और समाज, तकनीक एवं परंपरा का समन्वय इस विषय पर ये अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया है। शिक्षा नैरंतर्य और विस्तार का बोध है, समाज के वैदुष्य और उसकी सहृदय का शोध है। वस्तुतः साहित्य और शिक्षा समाज को विस्तार देते हैं, वे समाज और संस्कृति को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। इतिहास साक्षी है कि शिक्षा समाज को बदलता ही नहीं बल्कि हर प्रकार के कुसंस्कार और अंधविश्वास से उसे मुक्त करता है और श्रेष्ठ साहित्य देश, काल और मानवीय वृत्तियों को संस्कार से युक्त करता है। साहित्य को यदि समाज का दर्पण कहा जाए तो शिक्षा समाज के रीढ़ होते हैं और तीनों का उच्चतम समन्वय ही उत्कृष्ट संस्कृतियों का निर्माण करती है। शिक्षा विकास का प्रमुख शस्त्र है। ये व्यक्ति, देश, समाज के बहुआयामी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज सुधार के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा ने प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका प्रभाव आधुनिक भारत में स्पष्ट परिलक्षित होता है। और शिक्षा शिशुकाल से ही बच्चों में नैतिकता एवं आदर्श मूल्यबोध के विकास पर बल देता है। और साहित्य तो एक ऐसा विषय है कि जिसमें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से शिक्षा के लगभग सभी सूत्र समाये हुए होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई साहित्यकार कविता, कहानी या फिर उपन्यास जैसे विधाओं के माध्यम से प्रकृति का वर्णन करता है तो वह आकाश, नदी, समुद्र, वृक्ष, बादल और पक्षी तक को शिक्षक बना देता है कि कैसे इसके माध्यम से सदाचार और परोपकार जैसा उदार पाठ सीखा जा सकता है। साहित्य का सरोकार सदैव आधारभूत एवं शाश्वत मानवीय मूल्यों, विवेक एवं चेतना से होता है। देश, काल, परिस्थितियां एवं संस्कृति की साहित्य एवं शिक्षा सदैव प्रभावित रहे हैं। औपनिवेशिक काल में हमारे भारतीय साहित्य ने साम्राज्यवाद का घोर विरोध किया। मसलन आप रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी के साहित्य को ही लीजिए, चाहे वो टैगोर का गोरा या फिर घोरेबाइरे उपन्यास हो या फिर बंकिम बाबू का आनंदमान उपन्यास, उपनिवेशवाद का घोर विरोध हुआ है। हमारे 200 वर्ष पुराने हिंदी साहित्य को भी मानवीय मूल्यों की अवमानना, देश के लिए संघर्ष, छुआछूत, जाति भेद एवं सांस्कृतिक विषमताओं का मुखर प्रवक्ता मान सकते हैं। साहित्य सम्राट प्रेमचंद एवं फणीश्वरनाथ रेणु को ही लीजिए या फिर
बंगाल के शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या ताराशंकर बंदोपाध्याय। ये तो युगद्रष्टा लेखक थे, साहित्यकार थे, इसलिए उनके साहित्य में ग्रामीण समाज की दुर्दशा, भ्रष्टाचार, अशिक्षा आदि का जीवन चित्रण हुआ है। समाज में स्त्रियों के अधिकारों की स्थिति, लैंगिक विभेद, जाति एवं संप्रदाय एवं धर्म का टकराव, राजनीतिक कुचक्रों में फंसा भारत की साधारण जनता, लोकतंत्र के नाम पर प्रहसन सदैव ही साहित्य के प्रिय विषय रहे हैं। मेरे दो प्रिय साहित्यकार कृष्णचंद्र, जिसकी कहानी जामुन का पेड़, या फिर हरिशंकर परसाई की बहुत ही सुविख्यात कहानी सदाचार का तावीज और बुद्धिजीवी। इन कहानियों में प्रशासनिक विसंगतियों पर कैसा करारा प्रहार किया गया है। इसलिए भारतीय साहित्य को खासकर समाज का आईना कहा गया है। लगभग सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में ऐसा कोई ना कोई चरित्र उपस्थित रहा है जो हमें जीवन में संघर्ष करने की शिक्षा देता है तथा हताशा के क्षणों में हमें हतोत्साहित होने से रोकता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का सूरदास हो या फिर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास गोरा में गोरा जैसे ही पात्र हो जो हमें समाज के लिए कुछ सार्थक कार्य करने की प्रेरणा देते रहे हैं। साथ ही टैगोर, निराला, प्रसाद, सुब्रमण्यम भारती की कविताएं भी तो इस तरह के जो है ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने। टैगोर की जुदी तोर डाक शुने क्यों ना आशे तबे एकला चलो ले, अर्थात यदि तेरी पुकार सुनकर कोई ना आए तो अकेला ही चल, या फिर बंकिम चंद्र के वंदे मातरम, ऐसे ही दो उज्जीवित करने वाले गीत हैं। और ऐसे साहित्य क्या कभी पुराने हो सकते हैं? जीवन के शाश्वत मूल्य को वे समाज के समक्ष प्रतिष्ठित करने में सक्षम होते हैं, बुराइयों का बहिष्कार करते हैं और उसके उद्देश्य को, महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। मैं इस प्रसंग में प्रेमचंद की कहानी कफन पर कुछ बात रखना चाहूँगी। कफन कहानी को फिल्माया था विश्व वंदित बंगाल के एक फिल्म निर्देशक मृणाल सेन जी ने। उन्होंने इसे डबल वर्जन एक फिल्म बनाई थी इस कहानी पर और उसका नाम रखा था ओका उरी कथा। ये तेलुगु में और हिंदी में बनी थी। तो इस फिल्म को जब देश में दिखाने के बाद देश की सीमाओं को पार कर सुदूर लैटिन अमेरिका में इसको दिखाया गया था, तो वहाँ के लोगों ने कहा, अरे ये तो भारत की ही नहीं, ये तो हमारी भी कहानी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि इनमें जो समस्याएं हैं, जिस व्यथा कथा की बात यहाँ पर कही है, वो तो बिल्कुल जैसे हमारे देश की कहानी है। तो इससे क्या साबित होती है? यही कि साहित्य, जो श्रेष्ठ साहित्य है, वो देश, काल या समय की सीमाओं में कभी भी बनता नहीं है। तो आज की वैश्विक परिस्थितियों में हमारा समाज एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है। हमारे यही नैतिक मूल्य जिनके हम बड़े गर्व करते हैं, वो पीछे छूटते जा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण और नकारात्मक सोच हमें अपने पथ से भ्रमित कर रहे हैं। ऊपर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो कोरोना नामक आतंक, इससे लोगों में त्राही त्राही मच गया है। स्थिति ऐसी है कि सांस्कृतिक परंपरा से भरपूर हमारे वर्षों पुराने प्राचीन भारतवर्ष में शिक्षा व्यवस्था में जैसे एक पॉज आ गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आज हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि ये अत्यावश्यक हो गया है। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, सिग्नल इमेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल नेटवर्क जैसे शब्द अब साहित्य से जुड़े लोगों के लिए कोई बहुत अपरिचित या नए शब्द नहीं रह गए हैं। आज परिवर्तित परिस्थिति में जब हम गृहबंदी अवस्था में ही शिक्षा को अग्रगति दिलवाना चाह रहे हैं, तो हमें पूरा ध्यान परंपरा और आधुनिकता के समन्वय पर लगाना होगा।
आधुनिक तकनीकों से परंपरागत शिक्षा को जोड़ना होगा। तकनीक को वाहन बनाकर ही शिक्षा को समाज के कोने कोने तक पहुंचाना होगा और साहित्य की भी इसमें एक बड़ी भूमिका रहेगी। प्राचीन काल से ही हमारा भारतवर्ष साहित्य सृजन की उर्वरा भूमि रही है और शिक्षा व्यवस्था तो गुरुकुल, जब उस समय गुरुओं के आश्रम में गुरुकुल की व्यवस्था थी और वहाँ शिक्षा प्रदान की जाती थी और वहाँ से लेकर आज तक की यात्रा, इसमें भारतवर्ष कहीं भी पीछे नहीं रहा है। तो अब इस तकनीक को ही अगर वाहन बनाकर हम अपनी शिक्षा को अपने समाज के कोने कोने तक फैला सकते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात ही होगी। आज लगभग स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय किस अनिश्चित समय के लिए अभी बंद है, ये सही है, पर ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी है, चल रही है और ऑनलाइन संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जा रहा है। साहित्य के तमाम विषय जो समाज के हित साधन से जुड़े हुए हैं उन पर लगभग प्राय दिन मैं देखती हूँ कि ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है और सिर्फ यही नहीं, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं के ऑनलाइन अंक भी प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये जो आज का ही ये विशेष कार्यक्रम लीजिए, इस विशेष अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हमारे जो प्रमुख वक्तागण हैं, विशिष्ट गुणीजन जो आए हैं, वो इस पर अपना वक्तव्य रखेंगे, कई नए सुझाव देंगे। मैं बहुत आशान्वित हूँ और साहित्य की जयगान सदैव होता रहेगा, वो हमें रास्ता दिखाएगा। धन्यवाद। शुभ। नमस्कार। आप कबीर बनिए। कबीर बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ा लिखा हो, आप समझदार हो। कबीर बनने के लिए कबीर की तरह कीजिए, बिना पढ़े लिखे विद्वान बनिए, बिना विद्वान बने समझदार बनिए। अर्थात अपने अनुभव से, अपने अंदर के ज्ञान से आप आगे बढ़िए और अंदर ज्ञान का प्रकाश जलाइए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागी पाए, बलिहारी गुरु आपने हरि को दियो बताए। आप एक गुरु के चरणों में जाइए और उनसे दीक्षा लीजिए, उनसे आदर्श और अच्छी बातों का, वर्च्यूज का आप मार्गदर्शन लीजिए। बिना गुरु आप बेड़ा नहीं कर पाएंगे। कबीरदास जब गुरु की बात करते हैं तो ज्ञान की बात करते हैं। वो ज्ञान भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हुए और जिस समय उनका जन्म हुआ और जिस कारण भक्ति काल को स्वर्ण काल कहते हैं, उनके साथ ही सूरदास और तुलसीदास का भी जन्म हुआ था। तुलसीदास ने राम भक्ति शाखा की प्रमुखता पाई और वो कवि इसलिए हुए क्योंकि वो कवि थे और राम भक्त भी थे, 2 in 1। और सूरदास, उन्होंने सूर ग्रंथावली इसलिए लिखी क्योंकि वो कवि थे और साथ में कृष्ण भक्त थे, 2 in 1। लेकिन कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे। और कबीर नहीं थे, कबीर तो ऐसे ही गाते थे और उनके शिष्य लोग लिखते थे। वो अनुभव की बात करते थे, दिल की बात करते थे, आत्मा की बात करते थे, प्रेम की बात करते थे, मोहब्बत की बात करते थे, इंसानियत की बात करते थे, आदमियत की बात करते थे, मनुष्यता की बात करते थे। और ये बातें जो आपको मैंने गिनाई, ये तो पूरे संसार की बात है। ये सिर्फ एक देवी देवता या एक शाखा की बात नहीं है। और कबीर ने देखिए क्या कहा कि कबीरा संगति साधु की जो गंदी की बास, जो कचुगंदी दे नहीं तो भी वास सुवास। तो आप मित्रों में रहिए, आप परिवार में रहिए,
आप गुरुजनों के साथ रहिए, ऋषियों के साथ रहिए, साधु संतों के साथ रहिए, अपने गुरुजनों के साथ रहिए। हालांकि वो ज्ञान नहीं देंगे, लेकिन आपको ज्ञान मिलेगा। माहौल ऐसा रहेगा कि आपको जबरदस्ती ज्ञान मिल जाएगा। तो ज्ञान जो है सहज लोगों को प्राप्त नहीं होता है। आप साधक रहेंगे तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। कबीर को बहुत लोग नापसंद है। जैसे जैसे गौतम बुद्ध को भारतीयों ने भारत से बाहर कर दिया था। भारतीयों ने नहीं, एक विशेष जाति, लेकिन उनके नाम पर स्कूल है आज। जो हिंदू संस्कृति है, जो इंडियन फिलोसफी है, वो एक स्तंभ है। कबीर में भी वही गौतम बुद्ध आप देख सकते हैं कि आपके अंदर ही भक्ति है, आपके अंदर ही ज्ञान है, आपके अंदर ही सब कुछ है। गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठे बिकाए, तो उन्होंने लिखा है। आप देख रहे हैं आज कोरोना में क्या हो रहा है, कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी है। और ये तो आपने देख ही लिया है कि कस्तूरी को मिरग फिरे फिरे ढूंढेगा। हिरन की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो चरता है, घास ढूंढता है घास चरते चरते कि कहाँ है कस्तूरी। कस्तूरी तो उसकी नाभि में है। राम जो है, कबीर का राम आपकी आत्मा में है, आपके अंदर में है। राम कहीं और नहीं है। उनका राम और श्री रामचंद्र भगवान के नाम से अलग है। वो बहुत लोग, मैं बोल रहा था, आपको पसंद नहीं करते हैं इनको। हिंदू ब्राह्मण इनको तो तनिक पसंद नहीं करते हैं। मुसलमानी मौलवी तो इनको पसंद ही नहीं करते हैं। इनके अंदर 4 लाइनों में उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी व्यंग की बातें कही हैं। मुल्ला अंदर, मस्जिद अंदर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है। चींटी के पैर नुपुर भी बांधे तो भी साहब सुनता है। मुड़ मुड़ाए हरी मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मोड़ते भेड़ क्यों न बैकुट जाए। तो दोस्तों, ज्ञान पाना एक बहुत ही कठिन बात है, साधना है। साधक ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संत, साधु, ऋषि, स्वामी, यही लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और कितनी भक्ति करते हैं, हिमालय की चोटी पर जाकर बर्फ में बैठकर वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन कबीर लोगों के कवि है, कबीर गंवारों के कवि है, कबीर अनपढ़ों के कवि है, कबीर साधारण इंसानों के कवि है। वो आपके बीच रहकर आपकी बातें करते हैं। इसीलिए कबीर आप सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। आपको भाता है, मुझे भी भाता है। उनका ज्ञान, उनकी कविताएं मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। तो कबीर बनिए। आज के दिन मेरा संदेश यही है भाई साहब, बहनों, कबीर बनिए। बिना लिखा पढ़ा कबीर, बिना समझदारी के कबीर, बिना समझदारी के समझदार बनिए, बिना पढ़े लिखे विद्वान बनिए। अनुभव के आधार पर अपने आसपास के लोगों को मोहब्बत कीजिए, अपनाइए। और बोलना है तो उन पर बोलिए, बोलना हो तो इंसानियत पर बोलिए, लिखना हो तो आदमियत पर लिखिए, सोचना हो तो मोहब्बत की बात सोचिए। कबीर खाली पेट मर गए, रोजी रोटी नहीं थी उनकी, लेकिन वो सच्चे भक्त थे, क्योंकि वो सच्चे ज्ञानी थे। उनकी शादी हुई तो जो दुल्हन लेकर वो लौटे तो उनका घर फूंक दिया गया था। तो अपनी पत्नी से कहा कि देखो, हमारी शादी का पहला सौगात यही है, लोगों ने हमारा घर फूंक दिया। उनकी शादी भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होती थी।
तो उनका ज्ञान काहे को किसी को बर्दाश्त हो। तो अपनी पत्नी, वो पत्नी रहना नहीं चाहती थी, जाएगी, मायके जाएगी। बोला क्यों? तो युवा अवस्था में उनको किसी से प्रेम हो गया था। कबीर जी रात को उनको लिए और चल दिए, चलो मैं तुम्हें अपने प्रेमी के यहाँ ले जाता हूँ, उससे मिला देता हूँ। पत्नी अवाक रह गई, चले। नदी पार करना था तो कबीर ने पत्नी को कंधे पर ले लिया और पार करने लगे। तभी उस महिला को, उस पत्नी को ख्याल आया कि ये आदमी मेरा इतना ख्याल रख रहा है। बोला चलो वापस चलो। बोले क्यों? बोले मुझे अब तुमसे प्रेम हो गया। तो कबीर प्रेम भी, देखिए कितने त्याग वाला प्रेम उनको पसंद था। देखिए इस मोहब्बत में कितना त्याग है, कितनी मेहनत है, कितना पसीना है कि एक आदमी अपनी शादीशुदा पत्नी को उसके प्रेमी के यहाँ छोड़ने जाता है और उसको असली प्रेम हो जाता है। कबीर उस असली प्रेम पर विश्वास करते हैं। कबीर उस असली मोहब्बत को अपने अंदर जन्म देना चाहते हैं और वही संदेश आपको भी देते हैं। इसलिए वे प्रासंगिक आज भी हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें लिखी हैं जो बड़े लोग नहीं सुन सकते या बड़े लोग कह नहीं सकते। तो छोटे कबीर, अनपढ़ कबीर, गंवार कबीर, अनाड़ी कबीर की बातों में मर्म है, मनुष्य का मर्म है। उन्होंने मर्म समझ लिया था, इसलिए हमको उनकी कविताएं मनुष्यता की कविताएं लगती हैं। कबीर का जन्म 400 साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी कबीर हमको पसंद है। हम लोग कबीर पढ़ते हैं, कई लोग टेक्स्ट में पढ़ते हैं, कोई लोग ऐसे पढ़ते हैं, कोई लोग बिना पढ़े कबीर हो जाते हैं। तो आप बिना पढ़े कबीर के स्तर पर आए, बिना ज्ञान के आप कबीर के स्तर पर आए, समझदारी के बावजूद भी आप कबीर के स्तर पर आए। तभी आप, मैं समझूंगा कि आपने कबीर को समझ लिया, कबीर को जान लिया, कबीर को अपने अंदर उतार लिया। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी रामायण पढ़ें। पूरी रामायण को एक दोहा पढ़ के अपने जीवन में उतारिए, उसी में आपका जीवन कट जाएगा और मनुष्यता आ जाएगी, असली इंसानियत आ जाएगी। कबीर आज प्रासंगिक हैं जो 400 पहले हुए थे। कबीर आज प्रासंगिक हैं, 400 साल बाद भी प्रासंगिक होंगे। 400 साल बाद भी उन्हें याद किया जाएगा, उन्हें पढ़ा जाएगा, उन्हें पसंद किया जाएगा, उन्हें हृदय, आत्मा और अंदर में उतारा जाएगा। क्यों? क्योंकि कबीर ज्ञान की बात करते थे। दुनिया में ज्ञान प्राप्ति ही साधना है। आप वैसे साधक बनिए और कबीर बनिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं। राजी रामन, मॉरिशस। सभी मित्रों को मेरा अभिवादन। मैं शोध पत्रिका शोध प्रकल्प का आभारी हूं कि उसने इस समसामयिक विषय साहित्य, शिक्षा और समाज, तकनीक और परंपरा का समन्वय पर यह वेबिनार आयोजित किया। इस आपाधापी भरे युग में जब हम समय की कमी के भ्रम में फंसे हुए हैं, तो प्रकृति ने पूरे विश्व को आत्ममंथन करने के लिए एक लंबा अंतराल दिया। आज पूरी दुनिया एक भीषण महामारी से लड़ रही है और हम भारतीय लोग पारंपरिक रूप से व्यवहार में लाई जा रही औषधियों और योग आदि के माध्यम से इस महामारी के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व विज्ञान के साथ साथ हमारी परंपरागत पद्धति की ओर भी देख रहा है, आशा की नज़र से देख रहा है। आइए अब बात करते हैं परंपरा की। परंपरा है क्या? दरअसल परंपरा हमारे आचार विचार और व्यवहार का एक ऐसा संगोपन है जो हमें विरासत में मिली है। एक समय में जो कुछ आधुनिक होता है वो जब अतीत हो जाता है तो उनमें से बहुत सारी बातें परंपरा का रूप ग्रहण कर लेती हैं। अनेक विद्वानों ने परंपरा के बारे में अपनी अपनी राय व्यक्त की है। गिन्सबर्ग का मानना है कि परंपरा का अर्थ उन सभी विचारों, आदतों और प्रथाओं का योग है जो व्यक्तियों के एक समुदाय में होता है और एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता चला जाता है। इससे स्पष्ट है कि हर समुदाय की अपनी एक परंपरा होती है। टी.एस. इलियट ने अपने एक निबंध में, जिसका शीर्षक था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, 100 साल पहले लिखा था कि ट्रेडिशन इज अ मैटर ऑफ मच वाइडर सिग्निफिकेंस। इट कैनॉट बी इनहेरिटेड एंड इफ यू वांट इट यू मस्ट ऑब्टेन इट बाय ग्रेटर लेबर। इट इन्वॉल्व्स इन द फर्स्ट प्लेस द हिस्टोरिकल सेंस। यानी परंपरा बहुत व्यापक महत्व का विषय है। ये विरासत में नहीं मिल सकती, और यदि आप इसका निर्वाह करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वह है एक प्रकार के ऐतिहासिक बोध का होना। यह इतिहास बोध जो समय से परे भी होता है और समसामयिक भी होता है, और किसी भी रचनाकार को परंपरा से जोड़ता है, और साथ ही साथ यह उसे सचेत भी करता चलता है। इलियट ने इस संबंध में जो कुछ भी कहा वह इतिहास बोध और परंपरा को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बात करें तकनीक की। वास्तव में तकनीक का विकास उस दिन से होने लगा था जिस दिन से मनुष्य का उद्भव हुआ। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया और यही पहिया मनुष्य को आगे ले गया। अब साहित्य, शिक्षा और समाज, ये तीनों ही तकनीकी से बहुत और परंपरा से बहुत गहरे तौर पर जुड़े हैं। लेकिन तकनीक के विकास के साथ साथ आज इसके अतिरिक्त का भय भी हम सबको सता रहा है। अब चाहे वो वैज्ञानिक हो, लेखक हो या समाजशास्त्री हो, सभी लोग इस दिशा में सोच रहे हैं। आइंस्टीन ने एक जगह लिखा है कि इट हैज़ बिकम appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity। यानी अब ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि हमारी तकनीक मनुष्यता से कहीं आगे बढ़ गई है। कुछ ऐसी ही चिंता अमेरिकी लेखक डोनाल्ड रिचर्ड डेलिलो की भी है। वे लिखते हैं, दिस इज द होल पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इट क्रिएट्स एन एपेटाइट फॉर इमॉर्टैलिटी ऑन द वन हैंड, इट थ्रेटन्स यूनिवर्सल एक्सटेंशन ऑन द अदर। टेक्नोलॉजी इज लस्ट रिमूव्ड फ्रॉम नेचर। यानी तकनीक एक ओर तो अमरता की भूख पैदा करती है और दूसरी ओर इससे सार्वभौमिक विलोपन का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। तकनीक दरअसल एक लालच की तरह है जिसे प्रकृति ने कहीं अपने से दूर हटा दिया है। अब इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हम आज इस महामारी के रूप में देख रहे हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है ये प्राकृतिक नहीं है बल्कि मनुष्यकृत है। जब मनुष्य के हाथों किसी ऐसी चीज का निर्माण हो जाए जो विध्वंसक हो, तो ये शिव के उस वरदान की तरह ही होगा जिसे उन्होंने भस्मासुर को दिया था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, यानी कृत्रिम ज्ञान के विकास की बात हो रही है। दरअसल चिंता इस बात की नहीं है कि कंप्यूटर मनुष्यों की तरह सोचे, बल्कि चिंता इस बात की अधिक है कि कहीं मनुष्य कंप्यूटर की तरह ना सोचने लगे। मैं शिक्षा, समाज और साहित्य और परंपरा व तकनीक के समन्वय के संबंध में कुछ और उदाहरण देना चाहूँगा। देखिए, टी.एस. इलियट ने जो परंपरा के संबंध में कहा वो बिल्कुल सच है। परंपरा को छोड़कर हम साहित्य नहीं रच सकते। हमारी रचनाशीलता में यथार्थ और वर्तमान तो शामिल होता है, लेकिन उसमें हमारी पारंपरिक संस्कृति और विरासत का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। साहित्य में पहले केवल वाचन की परंपरा थी। लेखन के रूप में मनुष्य जो कुछ लिखता था वो केवल 1 या 2 प्रतियों में ही लिख पाता था। लेकिन जब प्रेस का विकास हुआ, जब प्रेस आया, तो अनेक प्रतियां पुस्तकों की एक साथ निकलने लगी। और अब तो हम देख रहे हैं कि तकनीक की सहायता से लोग अपनी पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, ब्लॉग लिख रहे हैं, अपनी रचनाओं को लिखते हैं और तुरंत व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर डाल देते हैं, और एक बहुत बड़ा बृहत्तर समाज उससे जुड़ता है। इसी तरह शिक्षा की बात करते हैं। हमें से बहुत सारे लोग अध्यापन से जुड़े हुए हैं। 3 महीने पहले तक हम पारंपरिक ढंग से शिक्षा दे रहे थे, अधिकतर कक्षाएं ले रहे थे, और वो कक्षा टेक्स्ट और व्याख्यान तक सीमित थी। लेकिन आज तकनीक की सहायता से हम कक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित कर रहे हैं। ये एक अभिनव प्रयोग है, और अब वह सब कुछ दृश्य और श्रव्य जैसा भी हो गया है। यदि अगर हम उसे याद करें तो आज का समय कितना एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है। पहले हमें अध्ययन सामग्री की तलाश में पुस्तकालयों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वह अध्ययन सामग्री सहजता से उपलब्ध है, इंटरनेट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से।
बहुत आसानी से हम खोज पाते हैं कि कौन सी सामग्री हमें कहाँ मिलेगी। ये सब तकनीक की विकास के कारण ही सुलभ हो सका है। सामाजिक स्तर पर जब हम परंपरा और तकनीक के समन्वय की बात करते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारे पारंपरिक काम भी अब तकनीक की सहायता से हो रहे हैं। भौतिक तौर पर इस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव नहीं है, और आपने देखा होगा समाचारों में कि इस समय बहुत सारे शुभ कार्यों में लोगों ने भाग लिया, विवाह संस्कारों में तकनीक की सहायता से भाग ले लिया। मित्रों, आप सबके घर में कोई ना कोई वाहन ज़रूर आया होगा या कोई ना कोई मशीनरी ज़रूर आई होगी, जैसे स्कूटर है या कार है या कोई और मशीन। तो जब हम उसे लाते हैं तो सबसे पहले उसके सामने एक नारियल फोड़ते हैं। हमारी हिंदू परंपरा में ऐसा कुछ है। उसके ऊपर एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं, ताकि मशीन तो अब देखिए तकनीक की खोज है, लेकिन वह मशीन ठीक से चलती रहे, इसके लिए हम अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हैं। यह एक विश्वास की बात है, यह आस्था की बात है। तो एक और तकनीक है और दूसरी ओर है परंपरा। हमारा समाज हमेशा तकनीक और परंपरा इन दोनों के समन्वय का हिमायती रहा है और पोषक भी रहा है। कोई भी समाज तभी सुंदर बन सकता है जब हम अपनी परंपराओं को साथ लेकर चलें और तकनीक की अच्छी बातों को ग्रहण करते चलें। अमेरिकी इतिहासकार आर्थर एम स्लेजिंगर का कहना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशनाइज आवर लाइव्स, बट मेमोरी, ट्रेडिशन एंड मिथ फ्रेम आवर रिस्पॉन्स। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे जीवन में क्रांति तो लाते हैं, लेकिन स्मृति, परंपरा और मिथक हमारी अभिव्यक्तियों को आकार देते हैं, और यही आज का सच भी है। आप सबने मुझे इतने धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। हमारी जो परंपरा है, साहित्य की जो परंपरा है, संस्कृति की जो परंपरा है, धर्म की जो परंपरा है, ये वास्तव में अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वैदिक परंपरा से, वैदिक काल से ही श्रुति परंपरा से हम साहित्य का आरंभ कह सकते हैं। उस समय की उनकी अपनी तकनीक हो सकता है आज की जैसी न रही हो, लेकिन बेसिकली मूलतः तकनीक का उपयोग तो बराबर किया जाता था। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का अपना रूप भिन्न हो सकता है, लेकिन किसी न किसी रूप में ये हमारी परंपरा में शुरू से ही पाई जाती है। आज उसका रूप थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन उस समय भी इसके माध्यम से साहित्य शिक्षण का आदान प्रदान किया जाता था, रचना की जाती थी, संदेश किए जाते थे। हम देवऋषि नारद को इस संदर्भ में उल्लेखित कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारा जो आदि काव्य है वाल्मीकि रामायण, उसकी प्रेरणा, उसका श्री गणेश नारद जी के माध्यम से होता है। नारद ही आदि कवि वाल्मीकि जी को विषय वस्तु देते हैं। वाल्मीकि जी ने तो मना कर दिया था कि मुझे किस पे लिखना है, कोई विषय नहीं लग रहा है जिस पे लिखना चाहिए। तब उन्होंने कहा था रामो विग्रहवान धर्मः, आप राम पर लिखें, राम ही साक्षात शरीरधारी धर्म है। ऐसा है। आगे चलकर जब ये परंपरा आई, हम कहें कि ये कह लें कि 6वीं 7वीं शताब्दी से बाद जब 15वीं 16वीं शताब्दी का युग आया, मुगलों का युग आया, मदरसों का युग आया, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का समय आया, तो ये आप हमारे अध्ययन अध्यापन की परंपरा उस समय आपको कैसी लगती है, कैसा दृश्य दिखाई देता है? लगातार हमारी परंपरा समन्वय स्थापित करती हुई चलती है। समय सापेक्ष, समय की मांग के अनुसार साहित्य का शिक्षण, संस्कृति के प्रति समर्पण, संस्कृति का सम्मान, संस्कृति का ज्ञान और संस्कृति की शक्ति से इन शैक्षिक और साहित्यिक धाराओं को प्रवाहित करना, ये अखंड रूप से अजस्र गति से मुगलों के समय भी और अंग्रेजों के समय भी और वर्तमान आधुनिक समय भी बराबर संचालित है। और इसके पीछे कहीं न कहीं हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो हमारे पूर्व के कवि, हमारे मध्य के कवि, और कवि जो है केवल हमारे यहाँ केवल एक कविता लिखना या केवल उसमें तुक मिलाना इसके लिए नहीं है।
कवि को हमारे यहाँ कहा गया है कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। कवि जो है मनीषी होता है, स्वयं रचना करता है और उस रचना के आधार पर बाद में पात्र और समाज के अन्य पाठक चलते हैं। तो कवि का एक विशेष दर्जा शुरू से ही हमारे यहाँ साहित्य में रहा है और उसको एक विशेष महत्व भी प्राप्त है और उसके बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक व्यक्ति जो है वो कवि कैसे हो सकता है? राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य, जैसा राष्ट्र कवि मधुसूदन जी गुप्त कहते हैं। तो कवि के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो हमारे यहाँ जो काव्य शास्त्र में वर्णन आता है शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात्, उसमें शक्ति होनी चाहिए। शक्ति स्थावत कवित्व बीज रूपा, कवित्व बीज करने की, कवित्व की बीज स्वरूप उसमें ऐसी ईश्वर प्रदत्त क्षमता होनी चाहिए कि वो जो कुछ कहे वो कविता बन जाए। उसका कथन ही कविता है, उसका रुदन ही, उसका हास ही, उसका परिहास ही, उसका करुणा, उसका संदेश, ये सब काव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये परंपरा हमारी अनादिकाल से मध्यकाल तक, मध्यकाल से आधुनिक काल तक, वर्तमान काल तक और भविष्य तक भी शायद चलती रहेगी कि कवि एक बहुत ही मेधावी और सर्वगुण संपन्न शब्दकोश का, शास्त्र का, संगीत का, 14 विद्या 64 कलाओं का ज्ञाता होता है। तो बहुत ही रचना जो वो करता है वो कालजयी होती है। ये स्थिति हमारे यहाँ शुरू से ही रही जी। अब संस्कृत शिक्षण की बात करें, संस्कृत में जैसे अध्यापन की जो परंपरा थी, अब वो उस पर भी बदलाव आ चुका है और समन्वय स्थापित करते हुए आप तकनीक का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि जब मशीन ट्रांसलेशन या बाइनरी लैंग्वेज की बात आई कंप्यूटर में, तो ये माना गया रिसर्च में कि संस्कृत ही सबसे उपयुक्त भाषा है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पे काम हो सकता है। पूरे विश्व में मुझे पिछले 25-30 साल से अनेक वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंसेस और विश्व स्तर के संस्कृत विद्वानों का सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। व्याकरण की दृष्टि से, लिपि की दृष्टि से, कंप्यूटर विज्ञान के लिए सबसे फिट अगर कोई भाषा है तो संस्कृत है। आज मशीनरी से तालमेल बिठाते हुए, तकनीक से तालमेल बिठाते हुए आज मॉडर्न संस्कृत जर्नलिज्म का समय आ गया है। इतनी हमारी पत्र पत्रिकाएं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी सभी तरह से चल रही हैं। इतनी पत्रिकाएं, इतने पत्र, इतने दैनिक सुधर्मा जैसे दैनिक हमारे यहाँ निकल रहे हैं और विश्व में बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं और भी निकल रही हैं। आज साइंस की ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जिसका अध्ययन संस्कृत के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से नहीं किया जा सके। कारण इसका ये है कि ये वैज्ञानिक भाषा है। रामः गच्छति वनम कह सकते हैं, रामो वनम गच्छति कह सकते हैं, वनम गच्छति रामः कह सकते हैं। इतनी विभक्ति निष्ठता इसकी इतनी है कि आप कोई भी पद कहीं भी रख के उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से, कंप्यूटर विज्ञान की दृष्टि से, टेक्निक की दृष्टि से पूरे विश्व में आज अद्यतनीय स्थिति माने अपडेट होके कदम ताल करती हुई संस्कृत भाषा चल रही है। पूरे विश्व में भारत समेत इसका अध्ययन किया जा रहा है और हमारे जो ऑनलाइन इसके अध्येता हैं वो पूरे विश्व में छोटे से विद्यार्थी से लेकर विद्वान ज्ञानियों तक काफ़ी वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध लोग हमारे यहाँ हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और संस्कृत को आगे बढ़ा रहे हैं और संस्कृत के माध्यम से स्वयं आगे बढ़ रहे हैं जी। आपको संस्कृत का भविष्य कैसा दिखाई देता है? एकदम स्वर्णिम उज्जवल। संस्कृत के भविष्य से ही पूरे भारत का भविष्य, पूरे विश्व का भविष्य टिका हुआ है। आज पूरे विश्व में संस्कृत के लोग धाक मान रहे हैं। कोरोना के बारे में अगर कोई कोरोना को शांत करने की क्षमता अगर किसी में है तो हमारे आयुर्वेद में है, हमारे विज्ञान में, हमारे चिकित्सा में है और हमारे सबसे बड़ी है कि मन में आत्मविश्वास लाना और सबको साथ लेके चलना, स्वच्छता के प्रति सभी तरह से चिंतन करना, इसका विवरण संस्कृत में संदेश इसका बहुत शुरू से ही रहा हुआ है।